हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फेम इंडिया स्कीम के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और देखा जाए तो आने वाले कल में भारत को एनर्जी सिक्योरिटी के लेवल में एक कह सकते हैं आत्मनिर्भर बना सकता है। हमारी डिपेंडेंसी एज ऑफ नाउ पेट्रोलियम पे बहुत ज़्यादा है, तो यदि आने वाले कल में पेट्रोलियम पे डिपेंडेंसी कम होगी तो डेफिनेटली हमारे देश को आत्मनिर्भर बनने में काफ़ी आसानी होगी। आइए डिस्कस करते हैं फेम इंडिया स्कीम में कौन कौन से प्रोविजंस हैं और साथ में इससे हमारे देश को क्या बेनिफिट मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। बट एज ऑफ नो देखा जाए तो हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर एक अपने आप में सभी लोगों को जानकारी है कि भारत की डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्री पे बहुत ज्यादा है। तकरीबन हमारे देश का जो क्रूड ऑयल का जो कंजप्शन है उसमें 85% हम लोग फॉरेन कंट्री पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हम लोग वहां से इंपोर्ट करते हैं। यदि इसको एस्टिमेटेड अमाउंट बोला जाए तो लगभग 5 मिलियन बैरल्स अ डे ये हमारे देश का एज ऑफ नो खर्चा है। 50 लाख बैरल्स एक दिन में, इतना हम लोग हर एक दिन इंपोर्ट करते हैं। तो आप सोच सकते हैं पेट्रोलियम पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अब देखा जाए तो इवनली यदि हम इसको ओपन अप करें हल्का सा, तो वेस्ट एशियन कंट्री में स्पेशली इराक है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ऐसी कंट्रीज पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और इवनली यदि बात करें यूएस पे, यूएस से भी हम लोग 7.3% इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने रसिया का नाम सुना होगा, रसिया ने भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस में भारत को पेट्रोलियम ऑफर किया था। लुक एट दिस वन। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया की बात करें, इराक की बात करें, 23% हम लोग इराक से इंपोर्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया की बात करें यहाँ से 18% इंपोर्ट करते हैं। यूएई की बात करें तो यहाँ से हम लोग 11% इंपोर्ट करते हैं। एक्चुअली वी हैड बीन इंपोर्टिंग फ्रॉम ईरान एज वेल, लेकिन ईरान के ऊपर एज ऑफ नो बहुत सारे सैंक्शंस लग चुके हैं। उनके ऊपर इवनली काटसा लग चुका है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, और इसके चलते फाइनली हमें ईरान से ऑयल की जो इंपोर्ट है उसको लेना बंद करना पड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे कंसर्न हमारे सामने थे। एनीवे दैट्स डिफरेंट इशू। लेकिन ये बात की पेट्रोलियम पे डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा है, और यदि हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ स्विच करते हैं तो डेफिनेटली हमारे देश की जो डिपेंडेंसी पेट्रोलियम पे है वो काफ़ी कम हो सकती है। तो फेम इंडिया स्कीम बेसिकली इसी एरिया में लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके चलते हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके चलते हम लोग जब आप कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदते हैं तो वहां पर खरीदते वक्त आपको जीएसटी के जो टैक्सेस लगते हैं उसको हमने काफ़ी कम कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एज ऑफ नो 5% है। पहले ये कभी 12% हुआ करती थी, लेकिन इसको घटा के हमने कितना कर दिया, 5% कर दिया। जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन थी, इसके चलते फाइनली जीएसटी को हमने काफ़ी कम कर दिया। आपको कमेंट करके बताना है कि जीएसटी का जो प्रोविजन है इसको हमने संविधान के किस अमेंडमेंट के द्वारा इसको लाया था। एनीवे, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे 12 मई 2021 से गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान इस स्कीम को यहाँ पर प्रमोट किया है, जिसके अंतर्गत जो एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल है इसको हम लोग चाहते हैं कि इसमें यदि काम किया जाए तो जो बैटरी की प्राइसेस हैं उसको हम लोग कम कर सकते हैं। यदि बैटरी की प्राइसेस कम होंगी तो अपने आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल के प्राइसेस कम हो जाएंगे। देखिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 व्हीलर की बात कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि 3 व्हीलर्स भी डेवलप किए जाएं, 4 व्हीलर्स डेवलप किए जाएं, इवनली बसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की फॉर्म में हो। तो आने वाले कल में यदि हम लोग इन चीज़ों को डेवलप करना चाहते हैं तो बैटरी की जो प्राइसेस है वो काफ़ी कम होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के एज ऑफ नो प्राइसेस की बात करें काफ़ी ज़्यादा होती है, उसका रीज़न यही है कि बैटरी की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो आने वाले कल में आई एम श्योर कि इस एरिया में काम किया जाए तो हमें इससे बेनिफिट मिलेगा। एज ऑफ नो मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आप खरीदते हैं उस समय जीएसटी की प्राइसेस हमने कम कर दिया है, क्योंकि जीएसटी हमने उसमें 5% कर दिया, पहले 12% हुआ करती थी। इसके अलावा जो चार्जिंग पॉइंट्स है, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं वैसे चार्जिंग पॉइंट जो होते हैं वहां के लिए भी हमने जीएसटी कम कर दिया है। पहले वो 18% थी, अब उसको हटा के हमने 5% कर दिया है। तो ऐसे कई सारे स्टेप फेम इंडिया स्कीम के अंतर्गत हमने लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की बात करें, इन्होंने भी प्रॉपर तरीके से ग्रीन लाइसेंस इशू करना शुरू कर दिया है, ग्रीन लाइसेंस प्लेट इशू करना शुरू कर दिया है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स के लिए, जो कि बेसिकली जिसमें परमिट रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होगी। ग्रीन लाइसेंस प्लेट का मतलब होता है कि आपको किसी भी तरह से परमिट रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होगी। ये नहीं बोला जाए कि नहीं आप इस रोड में ही चल सकते हो, इस रोड में चल सकते हो, ये सारा सिस्टम यहां पर नहीं होगा। दैट्स वन ऑफ द वेरी वेलकम स्टेप। नाउ इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एवनली जो राज्य सरकारें हैं उनको भी सजेस्ट किया है कि आप लोग भी जो रोड टैक्स लेते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे उसको बेसिकली वेव ऑफ कर दें, मतलब खत्म कर दें। चूंकि आप लोग जानते हैं जब भी कोई गाड़ी आप खरीदते हैं तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन टैक्स पे करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कहना ये है कि यदि आप रोड टैक्स घटाएंगे तो डेफिनेटली वो काफ़ी सस्ता हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है काफ़ी कम देने पड़ेंगे, तो अपने आप उस व्हीकल का प्राइसेस काफ़ी कम हो जाएगा। दीज आर द सम स्टेप्स विच हैड बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड
फेम इंडिया स्कीम की बात करें तो ये तो पहली बात याद रखना चाहिए, फेम इंडिया स्कीम जो है किस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, तो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ऐसा आपको डिपार्टमेंट का नाम पता होना चाहिए। और फेम इंडिया एक पार्ट है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का, तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का पार्ट है फेम इंडिया, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और इसके अलावा देखा जाए तो फेम इंडिया स्कीम में कुछ और चीजें हैं जिसमें हम लोग पुश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यहां पे प्रमोट किया जाए। बेसिकली देखा है तो हमारे देश में तब तक ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहां पर डेवलप ना हो, बिकॉज जैसे बसेस हैं या इसके अलावा जो टैक्सीज हैं वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल ही किया जाए, बिकॉज वहीं पर बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है, बहुत ज़्यादा आवागमन उसी के माध्यम से होता है। तो यदि वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो डेफिनेटली इससे हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं उसको हम कम कर सकते हैं। फेम इंडिया स्कीम की बात करें अभी चर्चा में क्यों है, बिकॉज फेम इंडिया स्कीम का जो सेकेंड पार्ट है फेम 2, इसको अभी हमने लॉन्च किया है, जिसके चलते हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो सब्सिडीज हैं उसको हमने बढ़ाने की बात की है। फेम की बात करें, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ऐसा चीज तो आपको पता ही है ना। इसमें देखा जाए तो यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, सब्सिडी जो हम दे रहे हैं यहाँ पे 2 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, इन सभी में हम लोग सब्सिडी देने का प्लान कर रखे हैं। इंप्लीमेंटिंग की बात करें तो चार्जिंग स्टेशन को हम बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा बायर्स को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, चूंकि जीएसटी हमने पहले 12% था उसको घटा के हमने 5% कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हमने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। आने वाले कल में इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, पेट्रोल और डीजल पर डिपेंडेंसी जो हमारी है वो कम होगी, और यदि डिपेंडेंसी कम होती है तो हमारे देश को आत्मनिर्भर बनने में काफी आसानी होगी, है ना। इसके साथ में पोल्यूशन भी काफी कम होगा, बिकॉज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो फेज 1 जब लाया गया था, फेम इंडिया स्कीम का जो फेज 1 लाया गया था, ये लाया गया था 1 अप्रैल 2015 को, है ना। फेज 2 की बात करें, इसको हम अभी लेके आ रहे हैं। नाउ फेज 1 में यदि हम देखें तो कौन कौन से स्टेप लिए थे, गवर्नमेंट ने यहां पर 500 चार्जिंग स्टेशंस को डेवलप करने के लिए सपोर्ट किया था। हालांकि बाद में हमने सारे स्टेशन स्टार्ट नहीं कर पाए थे, 230 चार्जिंग स्टेशन ही इंस्टॉल कर पाए, लेकिन फिर भी अब आप प्लान बड़ा बनाते हो तो छोटा कुछ एग्जीक्यूट हो पाता है, तो ऑब्वियसली बात है वेरी सिस्टम। नाउ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करें, EESL, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में काम करते हैं, इन्होंने भी 65 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन डिप्लॉय किए थे। तो ये सारे डेवलपमेंट हमारे देश में फेम इंडिया स्कीम फेज 1 के अंतर्गत किए गए थे। नाउ फेम इंडिया स्कीम फेज 2 की बात करें तो यहां पे हम लोग बूस्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हमारा पर्पज ये कॉमर्शियल जो फ्लीट्स हैं यहां पर प्रमोट किया जाए, मतलब जो बस हैं टैक्सीज हैं यहां पर लोग इसका इस्तेमाल करें। तो आने वाले कल में यदि हम इस चीज़ को करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके साथ में कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और साथ में जो बैटरी डेवलपमेंट इंडस्ट्री है, बैटरी को जो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वहां पर उनको कोलैबोरेशन किया जाएगा, तभी जाके हम लोग यहाँ पर फेम इंडिया स्कीम को रियल तरीके से ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि ऑब्वियस बात है, यदि आप कोई 10 प्रोडक्ट बनाते हो तो प्राइसेस काफी ज्यादा होती है, यदि आप 100 प्रोडक्ट बनाओगे प्राइसेस और कम होगी, यदि आप 1 लाख प्रोडक्ट बनाओगे तो प्राइसेस और भी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जितना डिमांड बढ़ेगी, जितना डिमांड बढ़ेगी उसके हिसाब से सप्लाई आप करोगे, तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने से जो प्रोडक्ट की प्राइसेस है वो भी काफी कम हो जाती है। दिस वाज वन ऑफ द गुड स्टेप। हालांकि मैं उस एंगल से नहीं बोल रहा हूं डिमांड बढ़ने से प्रोडक्ट सप्लाई कम होती है, बिकॉज आप उसको अलग तरीके से समझने लग जाओ, लेकिन आई एम सेइंग दिस वन कि जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उस व्हीकल को प्रोड्यूस करने में चार्जेस कम लगते हैं। तो इससे बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है या फेम इंडिया का जो रियल सपना है उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे ना। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, हम लोग प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि चार्जिंग पॉइंट और फ्लैश चार्जिंग हो। फ्लैश चार्जिंग का मतलब है काफी तेज चार्जिंग होती है, मतलब आप लगाओ, लगाते ही आपका एक बड़ा पोर्शन जो है चार्ज हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि चार्जिंग में आप लगा रखे हो और आप 2 घंटे लगा रखे हो चार्जिंग होने में, तो ऐसी चार्जिंग हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि व्हीकल में चार्जिंग पॉइंट लगाया और वो विद इन 5 मिनट्स आपका पूरा जो सिस्टम है पूरा चार्ज हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। नाउ यहाँ पे फेम इंडिया फेम 2 की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली जो इंटरलिंकिंग है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे आप जो चार्जिंग पॉइंट है वहाँ पे आपको सोलर पैनल्स आप लगा सकते हैं, तो सीधे वहाँ से उसके माध्यम से चार्ज हो सकता है। तो आने वाले कल में डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। नीड ऑफ द आवर क्या है, तो इसके बारे में पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और बैटरी इंडस्ट्री है, इन दोनों को आपस में कोलैबोरेट करना होगा। यदि आपस में कोलैबोरेट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर काफी बड़ा रिजल्ट हमें मिल सकता है ना। साथ में गवर्नमेंट को यहाँ पे जो फिजिकल और नॉन फिजिकल इंसेंटिव है यहाँ पर भी देने के लिए प्लान करना चाहिए। जैसे एज ऑफ नो हमने ऑब्वियस सी बात है जीएसटी रेट्स काफी कम कर दिए हैं या सब्सिडीज देने की बात कर रहे हैं, तो यदि आने वाले कल में दिया जाएगा तो डेफिनेटली हमारे देश में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने में काफी आसानी होगी और फेम इंडिया का जो प्लान है वह वाकई हमें एग्जीक्यूट कर पाएंगे।
तो ये रहा डिस्कशन फेम इंडिया के बारे में। डिस्कशन को वहीं वाइंड अप करेंगे। जो आपके ओपिनियंस हैं वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे देश में जो पेट्रोलियम पे डिपेंडेंसी है उसको हम और भी कम कैसे कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस योर ओपिनियंस। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो हमारा लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं आप उस वीडियो तक के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।